डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तेरी कोशिश है चिरागों को बुझा दे मेरी हसरत है तेरे घर भी उजाला जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दूरदर्शन किसान का बेहद खास कार्यक्रम सच के साथ। और जिस कोशिश की मैं बात कर रहा था ना, जिस उजाले को पहुंचाने की बात कर रहा था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। और ये करने वाली सरकार ने बता दिया है कि वित्त वर्ष की जो तिमाही है अक्टूबर से दिसंबर की, उसमें कृषि दर की जो ग्रोथ है वो रिकॉर्ड तोड़ है। 5.6% ग्रोथ दर्ज की गई है। और ये आंकड़े सरकारी यहां बताते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है। अब ये ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, कौन से प्रयास सरकार ऐसे कर रही है जिसकी वजह से ये इंपैक्ट इतने बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। कृषि और उससे जुड़े संबंधित सेक्टर्स की किसी भी दूसरे सेक्टर के मुकाबले में ग्रोथ ज्यादा है। तो फिर यह तस्वीर बताती है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हर किसान तक वाकई विकास पहुंचे, कोई किसान पीछे ना छूटे, हर किसान सशक्त हो, समृद्ध हो, तो इसी प्रयास को लगातार आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। तो फिर इस ग्रोथ रेट को आज समझेंगे और समझेंगे उन सरकार के सभी प्रयासों को भी जिसकी वजह से इस तरह की अभिनव तस्वीर हम और आप देख पा रहे हैं। तस्वीर के हर रंग को, हर पहलू को समझने की माइन्यूटली कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं इस कोशिश में हमारे साथ देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट जुड़ते हैं जो आपको समझाते हैं, बताते हैं और यह भी सिखाते हैं कि आखिर इस तरह की ग्रोथ, इस तरह की विकास की रफ्तार क्यों बढ़ रही है और उसे आप अपने नजरिए से कैसे देख सकते हैं। आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है, शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ करते हैं और इस रिपोर्ट के बाद सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ते हैं जो आपको बताते हैं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। और आज सच के साथ में बारी है सिर्फ आपकी। इस रिपोर्ट के बाद जल्द लौट रहा हूं। सरकार लगातार किसानों के लिए प्रयासरत है और समय समय पर किए गए प्रयास रंग लाते नजर भी आते हैं। सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि मौजूदा वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कृषि क्षेत्र में 5.6% की ग्रोथ दर्ज की है। ये वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के बाद सबसे ज्यादा बताई जा रही है। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.7% रही थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कृषि विकास दर 1.5% और मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान 4.1% रही थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों में ये आंकड़े दिए गए हैं। कृषि विकास दर 5% से ज्यादा रही तो दिसंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.2% रहने का अनुमान जताया गया। आप जानते ही हैं कि वर्ष 2023-24 की दिसंबर तिमाही में विकास दर 9.5% थी। जीडीपी के आकार के जरिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो स्थिर मूल्य पर मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी 187.95 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष में 176.51 लाख करोड़ रुपए थी। मौजूदा मूल्यों पर जीडीपी का आकार 331 लाख करोड़ रुपए रहने का जताया गया है, जो बीते वर्ष 301.23 लाख करोड़ रुपए का था। मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स की विकास दर बाकी सभी सेक्टर से ज्यादा रहने की उम्मीद जताई गई है। कृषि की विकास दर 2023-24 के अंतिम अनुमान 2.7% के मुकाबले 4.6% रहने की बात कही जा रही है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12.3% की तुलना में सिर्फ 4.3% रहने का अनुमान है। आपको बता दें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का हिस्सा 18% है। ये फाइनेंशियल और रियल एस्टेट के 23% के बाद सबसे ज्यादा है। GVA में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी सिर्फ 14% है। जारी की गई रिपोर्ट में पूरे वित्त वर्ष में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले 7 जनवरी को जारी पहले अग्रिम अनुमानों में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 6.4% विकास दर का अनुमान जताया गया था।
इस वर्ष नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 9.9% रहने का अनुमान है। पहले अग्रिम अनुमान में इसकी 9.7% रहने की उम्मीद जताई गई थी। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा की जा रही उन सभी कोशिशों का मंथन करेंगे जिसकी वजह से कृषि विकास दर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप जानते हैं ये मंगलवार और गुरुवार को मुझको सिर्फ आपसे 50 से 55 मिनट चाहिए होते हैं और आप हमेशा मुझको देते भी हैं, तो आज भी वही दरकार है आपसे। तो इस विकास दर को समझेंगे और सरकार के प्रयासों को भी समझेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट है, बाजार के हर नब्ज को अच्छे से टटोलते हैं। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आकाश जिंदल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं और अक्सर शो में आप देखते हैं मेरे। बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला आकाश। और सुरेंद्र प्रसाद सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाक राय अपनी रखते हैं, आज भी इसी राय की मैं उम्मीद सर से कर रहा हूं। सर स्वागत आपका। सत्यवान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फार्मर हैं और अक्सर मेरे शो में आप इनको भी देखते हैं। सत्यवान जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत सबसे पहले अनुज आप ही से करता हूं। तो बाजार की ये बदली बदली फिजा क्या संकेत देती है, और जब 5.6% की कृषि ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ये इशारा किस तरफ है अनुज जी? देखिए, इशारा बिल्कुल क्लियर है कि जो भारत आज से 10 साल पहले था अब वो नहीं है और अब वो ग्रोथ की सीमा पे चढ़ता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब भारत जो है विश्व से कंपैरिजन कर रहा है। हमने देखा है कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिले, जिसका डायरेक्ट असर भारत को देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवीए जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बजट एलोकेशन, अगर आप आज से 15 साल पहले का देखेंगे और आज का आप देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो बजट एलोकेशन अगर बढ़ा है और साथ में अगर पैदावार बढ़ी है, अगर आप चाहे बात करें पल्सिस को लेके या एडिबल ऑयल को लेके, दोनों के अंदर ही भारत अब आत्मनिर्भर बनता हुआ दिख रहा है। और टारगेट भी क्या है कि 2029 तक अब भारत जो है पल्सिस में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये सब इंडिकेट कर रही है कि भारत अब जो है कहीं ना कहीं विश्व को यहाँ पर टक्कर देने वाला है। और कहीं ना कहीं विश्व में जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, अब भारत धीरे धीरे 2047 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अनुज, बाजार की तस्वीर बदलने की कोशिश, उसके कायाकल्प का प्रयास लगातार होता है, क्या वहां भी ये बढ़ते हुए कदम दिखाई देते हैं? क्योंकि बिना बाजार के इस तरह की ग्रोथ हासिल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर मंडीज हैं जिसको कनेक्ट किया गया है वो यहाँ पर करीबन 1400 हो गई हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसका एक बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल है कि अगर हम सभी इनाम मंडीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम किस प्रगति से, किस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पूरे भारत की जीडीपी में। और कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखेंगे तो किसानों का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहां पर उन्होंने प्रोडक्शन किया है और अच्छी खासी भारत को आत्मनिर्भर की तरफ लेकर आते हुए दिखाई दिए हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे तो मंडीज का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करता है कि भारत का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मंडीज हैं, वो किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, अब इसी चर्चा को थोड़ा और बड़े पैमाने पे ले जाते हैं। आकाश का रुख करता हूं। तो आकाश जी, कंपैरेटिवली एनालिसिस करें तो ये ग्राफ क्या कहता है? पिछले एफआई की तुलना में, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में हम कहां खुद को कड़े पाते हैं? और 3 बड़े ऐसे एफर्ट मुझे समझाइए जो गवर्नमेंट के किए गए, जिसकी वजह से इस तरह की बड़ी तस्वीर हम कृषि सेक्टर में देख पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे मेन चीज बात होती थी, सालों बीत गए एनालिसिस करते हुए तमाम चैनल्स पे। हाँ। सब बात हुआ करती थी कि कृषि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कृषि का रोल कितना है। आज मैं आकाश जिंदल गर्व के साथ कह सकता हूं, आज हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है 6.2% की, वो कृषि में, कृषि का उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर देखिए, ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल मंदी, अब तो स्लोडाउन मंदी की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था, 6.2% जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर की जीडीपी ग्रोथ 5.6%। अब बात मात्र यहां पे नहीं है कि एग्रीकल्चर कितना जो है अच्छा चल रहा है, मैं तो बात ये कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की ग्रोथ में एग्रीकल्चर ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये जो 6.2% की जीडीपी ग्रोथ है, ये कहां से आई है? मात्र 5.6% की तरफ मत देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है डिमांड और कंजम्पशन। और डिमांड और कंजम्पशन कहां से जनरेट हुई है? रूरल डिमांड और कंजम्पशन। तो रूरल डिमांड और कंजम्पशन जनरेट हुई है। अब आपको बताता हूं घनश्याम जी, पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मैं होली की छुट्टी में पंजाब गया, अपने स्टेट में, तो वहां मोटरसाइकिल्स के शोरूम देखे। बात मैं लुधियाना, जलंधर, बठिंडा की नहीं कर रहा हूं, वहां तो पहले से ही देखता हूं और बढ़ रहे हैं। बात मैं कर रहा हूं पंजाब के गांव की। वहां पे बाइक्स के शोरूम देखे जहां 80,000 लाख रुपए की बाइक बिक रही है। डिमांड जनरेट हो रही है गांव से।
अब डिमांड जनरेट हो रही है गांव से, उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं किस तरह का जीएसटी कलेक्शन, किस तरह का इनकम टैक्स कलेक्शन और किस तरह की जीडीपी ग्रोथ हम देख रहे हैं। तो आज मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश के अन्नदाता को कि उसका बहुत जबरदस्त रोल है देश की जीडीपी ग्रोथ को। आज जहां ग्लोबल स्लोडाउन की बातें हो रही हैं, ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, टैरिफ वॉर की बातें हो रही हैं, घबराने वाले आंकड़े आ रहे हैं कि क्या होगा, रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होंगे, वहां देश जो मजबूती के साथ चल रहा है, लार्जेस्ट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमीज में से, वो किसके कारण चल रहा है? रूरल इकोनॉमी के कारण। सिंपल सी बात है, एक बाइक बिकता है मेरे गांव में, कितने लोगों को फायदा होता है? कोई इसको सीट कवर सप्लाई करता है, कोई लैंप सप्लाई करता है, कोई टायर सप्लाई करता है, कोई सेल करता है, कोई इसको ट्रांसपोर्ट करता है, कोई इसको इंश्योर करता है, कोई इसको फाइनेंस करता है, कोई इसको रिपेयर करता है। तो ये जो 1.96 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन कहां से आई है? वो मेरे गांव से आई है। इनकम टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन ठीक है, हमारा अन्नदाता जो है वो अलग कैटेगरी में आता है, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन, ये जो बाइक के जितने सप्लायर है मैंने बताया, सब इनकम टैक्स कमा के देते हैं। 16% से ऊपर की ग्रोथ है। सबसे पहले तो सैल्यूट मेरा सरकार को हमारी, जिसने इतने जबरदस्त एफर्ट किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया एफर्ट किए हैं हमारे अन्नदाता की सेवा करने के लिए। आपने 3 एफर्ट्स पूछे थे। सबसे पहला जो है प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई है, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत बढ़िया स्कीम रही है। इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन, एमएसपी, 4 चीजें आपने तो 3 पूछी थी, लेकिन 3 से बात बनती नहीं है। सरकार ने किया बहुत कुछ है, लिस्ट बड़ी लंबी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ई नाम, कितना जबरदस्त चीज है, जितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एडवांटेजेस गुनाता रहूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, बहुत प्रैक्टिकली बेनिफिशियल चीज है। तो ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत जबरदस्त एफर्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से आज हमारा अन्नदाता देश की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज मैं ये कहूंगा, जब बात हो रही है कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्योंकि आज ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ कहां पे है? इंग्लैंड की जीडीपी ग्रोथ आपको बताता हूं, सितंबर और अक्टूबर 2024 में -0.1%। हम क्या बढ़ रहे हैं? लास्ट ईयर 8.2%, आज 6.2% और 6.5% हम एनविसेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश को स्वर्णिम जो है इकोनॉमी बनाने जीडीपी रेट अप टू मार्क है क्या आकाश? हाँ जी, जीडीपी रेट अप टू मार्क है क्या? बिल्कुल अप टू मार्क है, बताइए कैसे नहीं है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल अप टू मार्क है। जीडीपी तो कैलकुलेशन इतनी साइंटिफिक है कि मैं आपको उसकी एक एक डिटेल कैसे ऐड होता है, एक एक रुपया मैं भी बताता हूं। ठीक है, अभी तो बहुत समय में आऊंगा आपके पास। सत्यवान जी भी मेरे साथ। तो सत्यवान जी, कृषि के अलावा जो रोजगार सृजन हुए, गांव में कुछ और रोजगार भी दिए गए, उस रोजगार ने एक किसान की आय में कितना एनहेंस किया, कितनी वृद्धि की, और इस तरह की वृद्धि करने के बाद ये जो ग्रोथ हम देख पा रहे हैं, क्या उसकी भी एक बड़ी वजह ये नजर आती है? आपका क्या मानना है? नहीं, ठीक है। उसमें जो है, जैसे ये अब पहले तो किसान की आय जो है, किसान सुबह उठता था, मौसम देखता था और पानी लगा देता था। अब किसान डिजिटल फोन में देखता है मौसम कैसा है, तो उससे किसान की आय में बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। अच्छा। अब मौसम की जानकारी का उसको फ़ोन से पता लगता है, और उसके साथ साथ जो भाव हैं, पहले किसान अनाप शनाप रेट में एक मंडी का भाव उसको पता होता था। पूरे भारत की मंडियों का आपके चैनल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से किसान पूरे भाव को देखकर जब अपनी फसल को जिस मंडी में अच्छा भाव होता है वहीं बेचता है। तो इससे भी जो है ग्रोथ बढ़ी है। और जो भारत सरकार की जो जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, पहले अनाप शनाप हम कुछ भी डाल देते थे, अब पहले हम मृदा का स्वास्थ्य चेक करते हैं, उसमें हमारा फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम होता है, फसल भी अच्छी होती है। तो ये सारी जितनी भी हैं, जैसे भाई साहब ने बताया फसल बीमा योजना है, उसमें किसान को जो है एक वो रहता है कि भाई हमारा अगर कोई आपदा, कोई ओलावृष्टि, कोई बेमौसम बारिश आ जाए तो उसमें किसान जो है मतलब जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगा और उसमें सरकार उसकी भरपाई करेगी। उसके साथ साथ जैसे सबसे बड़ी मैं सोलर योजना को भी मानता हूँ। अच्छा। कई जगह पानी नहीं था, वहाँ किसान नहीं कर पाता था। अब सोलर योजना से जो है किसान के हर खेत में जहाँ पर बिजली की लाइन नहीं है वहाँ छोटी जोत होगी। अब घनश्याम जी पहले तो बड़े बड़े किसान होते थे, अब 5 एकड़ के नीचे ही ज़्यादा किसान हैं, तो उनके लिए सोलर से भी काम चल जाता है। तो सोलर योजना ने भी किसान का जो है आय बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम। लेकिन सत्यवान जी, योजनाएं तो हमेशा से रही
है। लेकिन अब इन योजनाओं का असर इस लेवल पे हम कैसे देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बड़ा फर्क क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं? ये घनश्याम जी बिल्कुल सही बताया। अब पहले क्या होता था, योजनाएं आई किसान तक नहीं पहुंचती थी। अच्छा। अब वेबिनार से, आपके ये डीडी किसान के चैनल के माध्यम से और फोन के भी, जैसे यूट्यूब से किसान जो है, अब मैं अपनी ये बताऊंगा, मेरी इंग्लिश कमजोर है। अच्छा। तो कई ऐसे होते थे, इंग्लिश में कोई आ गया तो मैं उसको जो है ट्रांसलेशन करके देख लेता हूँ हिंदी में, ये क्या है क्या नहीं है। तो इससे डिजिटल से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है किसान का, और एपीओ भी इसमें काफ़ी जो है लाभकारी है। ठीक है, हमारे साथ एसपी सिंह सर भी हैं। तो सुरेंद्र सर, असल में एक पत्रकार की निगाह में जो आंकड़े हमें मिले हैं, जो आंकड़े हमें बताते हैं कि भाई इस तरह का ग्रोथ दिखाई देता है, आपका एनालिसिस क्या है? क्या वाकई हम सही ट्रैक पे हैं या अभी कुछ और दुरुस्त करने की जरूरत है जो धीरे धीरे ठीक होंगी चीजें? घनश्याम जी देखिए, खेती के अगर आप देखें तो कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घटा है। ये बहुत अच्छी बात नहीं रही है। ठीक है, नंबर एक कि अब ग्रोथ जिस तरह से हो रही है उसके पीछे इस सरकार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सबसे पहला काम किया, किसानों की खेती की लागत को कैसे घटाया जाए, सबसे पहला काम, ताकि लागत अगर घटी, और दूसरा कदम उठाया कि कैसे उसके जो आउटपुट है, यानी जो उसकी उपज है, उसके उपज का बेहतर और अच्छा मूल्य मिले। तो पहले तो लागत घटाई, दूसरा उन्होंने एमएसपी बढ़ाई, तीसरा मार्केट को खोला, कि क्योंकि मार्केट अपने आप में एक तरह से बंधा हुआ फील कर रहा था। लेकिन जो अभी इनाम की चर्चा हो रही थी कि 1400 मंडियां जोड़ दी गई, अब हर किसान को बैठे बैठे घर से यह पता चल जाता है किस मंडी में किस चीज का कौन सा भाव चल रहा है। तो कोई व्यापारी उसको चीट नहीं कर पाता। दूसरी बात कि खेती किसानी में अगर देखें तो एग्रीकल्चर में सिर्फ फसलें नहीं होती हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर, जो खासतौर से गेहूं चावल और धान जिसकी बात करते हैं, दलहन तिलहन में, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ अगर कहीं है तो एनिमल हस्बेंड्री में है, डेयरी में है, पोल्ट्री में है, फिशरी में है, बागवानी में है, फ्लोरिकल्चर में है। तो ये वो सेक्टर हैं जिनपे बूम आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन। आज की सोचिए कि इंडिया से 29-30% की ग्रोथ है हमारी फिशरी एक्सपोर्ट में, यानी जो हमारे किसान पैदा करते हैं, जो हमारे मछुआरे पैदा करते हैं, जो हमारे डेयरी के लोग पैदा करते हैं, उनके प्रोडक्ट का, यानी उनकी उपज का बेहतर मूल्य कैसे मिलेगा। यही बात रही है, प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हम जो पैदा करते हैं उसका बेहतर मूल्य कैसे मिलेगा, नंबर एक। दूसरी चीज, ये किसान आंख मूंद कर देख कर खेती करता था कि फलाने गेहूं की खेती की, हम भी गेहूं की खेती करेंगे। नहीं, मार्केट की डिमांड क्या है, देश में जिस तरह की डिमांड होगी उसी तरह की सप्लाई दोगे तो बेहतर मूल्य मिलेगा। जिस चीज का बाजार में आने वाले दिनों में अच्छे मूल्य मिलने वाले होंगे, हम किसान, अब किसान चेतने लगा है, सचेत हो गया है, जागरूक होने लगा है। खासतौर से जो ये मीडिया का बूम आया है और जो लोगों को जानकारी, अभी हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि डिजिटली किसान बहुत अपग्रेड हो गया है, और किसान के जो एक तरह से जोखिम जो थे, जोखिम पर एक कह सकते हैं कि फसल बीमा का जो एक कवच मिला उनको, जोखिम से बचने का कोशिश, क्योंकि अब उसको पैसा नहीं देना पड़ता, सरकार उसका वहन करती है। जो भी फसल नुकसान जाती है वो थ्रू उसको पैसा मिल जाता है, उसका नुकसान नहीं जाता। दूसरी चीज कि साल साल भर 6-6 महीने, 9-9, 10-10 महीने लग जाता था उसके मुआवजा और राहत का पैकेज मिलने में। अब 48 घंटे से 36 घंटे से 48 घंटे के बीच उसका मुआवजा या उसको राहत मिल जाती है। तो किसान को एक एश्योरेंस मिल गई कि हमारी फसल डूब जाएगी, नुकसान हो जाएगा तो सरकार के इस योजना से पैसा मिल जाएगा। नंबर 2, अगर उसकी लागत कैसे घटेगी। अब आप सोचिए, इस पिछले 10 सालों में इतनी आपदा आई पूरे देश में, पूरे दुनिया में, इतने ज्यादा जियोग्राफिकल जो कुछ हुआ, भू राजनीति में जो बहुत ज्यादा चेंजेस आए, भारत सरकार ने एक भी यूरिया या किसी भी फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ाया, जबकि सब्सिडी बढ़कर 1.5 लाख करोड़ के पार जा रही है। सरकार ने कहा कितना भी हो जाए किसानों को पर कोई लोड नहीं डालेंगे, यानी उनकी कास्ट हम बढ़ने नहीं देंगे, उनकी खेती की लागत बढ़ने नहीं देंगे। तो जब आप खेती की लागत बढ़ने नहीं देंगे और उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे तो ग्रोथ तो इसी तरह का दिखेगा। आने वाले दिनों में ग्रोथ और भी बेहतर हो सकता है, सरकार की योजनाएं अगर किसानों तक पहुंचे। और हमें लगता है कि आज की तारीख में डिजिटली जिस तरह से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, उसका एक फायदा यह मिलता है कि किसानों को सीधे उसके अकाउंट में पैसा मिलता है। अब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री निधि का जो पैसा जाता है, पीएम निधि, सम्मान निधि योजना का जो पैसा जाता है, एक क्लिक से 9-10 करोड़ किसानों के अकाउंट्स में पैसा पहुंच जाता है। और जरा सोचिए, ये देश बड़े किसानों का सिर्फ 10%, 5% हो सकता है। 80-90% किसान वो हैं जो छोटे किसान और मझोले किसान हैं। उनके लिए 2,000 रुपया यानी साल में 6,000 रुपया बहुत मायने रखता है, खास तौर तब जब उनकी फसलों की बिजाई के दिन आते हैं। उनको खेत में पानी लगाना होता है, उनको अच्छे बीज चाहिए होते हैं, और ऐसे में अगर उनको बेहतर, अगर उनको एक जो कहते हैं ना कि छोटा सा जो अमाउंट मिल जाता है, उससे उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। यह एक कहने देखने में लगता है बहुत छोटी सी राशि है, शहर के लोगों को बहुत समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन गांव के निचले लेवल पे अगर आप जाएंगे, छोटे किसानों से बात करेंगे, पैसा सबको समझ आता है सर, वो भी तब जब डायरेक्ट जेब में आता है जी। और ये जेब में डिजिटली आने लगा है, सीधे उसी दिन उसी समय पहुंच जाता है। सर आप सभी मेरे साथ रहिए। सर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझेंगे कि भारत के लिहाज से तो हम चीजें समझ ही रहे हैं, लेकिन वैश्विक मानचित्र पे जब हम भारत की कृषि सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं और वहां एक खाका खींचते हैं, तो हम खुद को कहां पाते हैं। छोटा सा ब्रेक रहेगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो मौजूदा वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही की कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, मेरे साथ आकाश जिंदाल। तो आकाश, हमने भारत के लिहाज से तो बहुत सारी चीजें समझी, लेकिन हम कॉम्पीट करने की बात करते हैं वैश्विक मानचित्र पे, हम बड़े पैमाने पे जब खुद का कंपटीशन दूसरे देशों से देखते हैं, तो क्या ये हमारी ग्रोथ रेट वहां एप्रोप्रिएट होती है, क्या अप टू मार्क दिखाई देती है? आकाश जी बिल्कुल, देखिए ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी है, ग्रोथ रेट बढ़िया है, डाइवर्स है और इंपेकेबल ग्रोथ रेट है। देखिए जहां तक ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ रेट की बात करूं, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ रेट तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं। आपको डेटा देता हूं अलग अलग कंट्रीज का। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी यूएस का क्या हाल हुआ? रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी 2023 में, घनश्याम जी, यूएस में कंसेप्ट है डेट सीलिंग, कि अमेरिका की सरकार कितना कर्जा ले सकती है। वो डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी क्योंकि वहां के खर्चे चलाने के लिए और कर्जे की जरूरत थी। अब आप आ जाइए जर्मनी पे, दुनिया की अब 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 के 1 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यूके, ग्रेट ब्रिटेन का मैंने आपको डेटा दिया, सितंबर और अक्टूबर 2024 में दोनों महीनों में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान की हालत सबको पता है। चाइना दर्शकों को जान के हैरानी होगी, आज की तारीख में डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब दर्शकों यह है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं, और ये खुशी की नहीं, बहुत दर्द की बात है। दर्द इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि बाजार में जाके सामान खरीदे, इसलिए सामान के दाम कम हो रहे हैं। वही कंपेयर कीजिए मेरे हिंदुस्तान से, 8.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 की, कोई मुकाबला है? आसपास नहीं टिकता कोई। जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी जब लॉन्च हुई थी घनश्याम जी, लगातार उस दिन 16 शो किए थे, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सैल्यूट करूंगा मोदी सरकार को। आज जीएसटी ग्लोबल पैनल्स पे डिस्कस होती है कि हिंदुस्तान की जीएसटी ने 4 चांद लगा दिए, रिकॉर्ड बना दिया। अभी तो डबल सेंचुरी बनने वाली थी। जनवरी में 1.96 लाख करोड़, अप्रैल 2024 2,10,000 करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन। तो आज जो है कमाल करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनता जा रहा है। उसके अलावा देखिए आप इनकम टैक्स कलेक्शन, 16 मार्च का डेटा आया है, 16% से ऊपर की टैक्स कलेक्शन। और इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स कब देगा व्यक्ति? इनकम टैक्स तभी देगा जब उसकी
कमाई बढ़ेगी। ये वॉलंटरी कंप्लायंस है, स्वेच्छा से दिया हुआ इनकम टैक्स, यानी खुशहाली देश में बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। इसी तो मैंने कहा डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये तो डेटा दिखा रहा है आज, लोग कुछ भी कहते नहीं, आज डेटा हमारे सामने, जीएसटी का डेटा हमारे सामने, इनकम टैक्स का डेटा सामने है। इसीलिए सारी दुनिया हिंदुस्तान की दौड़ लगा रही है। आज देखिए, आज बात हो रही है कि मंदी जो है वो जो स्लो डाउन है रिसेशन में तब्दील हो जाएगा। आज यूएस के टैरिफ की वजह से सारी दुनिया कांपी पड़ी है, डरी पड़ी है, और बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अब रिसेशन में चले जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो अभी का डेटा है, टैरिफ वॉर के बाद का 16 मार्च का डेटा, इसमें एडवांस टैक्स भी आ गया होगा। टैरिफ वॉर के बाद करंट डेटा आपके सामने है, तो दिख रहा है। मेरा हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी सरकार, 10 सेकंड और लूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल पॉलिसीज की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है तरक्की के नए आयाम छूता जा रहा है और बहुत जल्दी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। लेकिन आकाश, एक चीज और समझाइए, जब हम कहते हैं कि कृषि और उससे जुड़े सेक्टर की ग्रोथ किसी भी दूसरे सेक्टर से बहुत ज्यादा है, तो ये सिम्टम अच्छा है क्या? देखिए, बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं है। कृषि, कृषक ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, हम सिर्फ एक ही सेक्टर के एनहांसमेंट की तो बात नहीं करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की तस्वीर को समझ रहे हैं आपसे। तो क्या ये सिम्टम ठीक है, और है तो मुझे कैसे, ये बताइए। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। क्यों बढ़िया है? आज मेरा अन्नदाता, मेरा किसान भाई आलू पैदा करेगा, तभी आकाश जिंदल जो है चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, तभी बेचेगा, तभी उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करेगा। आज मेरा किसान, मेरा अन्नदाता संतरा पैदा करेगा, तभी आकाश जिंदल ऑरेंज को एक्सपोर्ट करेगा। तो बेस तो वही है ना, सबसे पहले वो बेस दे रहा है, उसके बाद आगे जो है इंडस्ट्री चलती है, आगे सर्विसेज चलती है। और ग्लोबल स्लोडाउन में आज आकाश जिंदल जैसे लोग ग्लोबल चैनल पे बैठ के बोल देते हैं, देखिए जी ग्लोबल स्लोडाउन का असर पड़ेगा हमारे सर्विसेज पे, आईटी बीपीओ पे। लेकिन ऐसे में भी ग्लोबल स्लोडाउन का मुकाबला कौन करेगी? हमारी खेती। तो हमारी खेती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बाकी इंडस्ट्री तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। आज हमारी कंजम्पशन और डिमांड फूड इंडस्ट्री की कहां से पूरी होती है? हमारा जो किसान उत्पादन करता है। रादर अब तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे किसान को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी चाहिए। सरकार ने इतने अच्छे काम किए, अब किसान भाई के साथ बैठे कि भाई साहब, अब आप आलू तो पैदा कर रहे हैं, पोटैटो चिप्स की एक छोटी सी फैक्ट्री भी डाल लीजिए। 20 एकड़ में से 1 एकड़ में, मैं तो भाई साहब को ये कहूंगा, पोटैटो चिप्स की एक फैक्ट्री डालिए। 20 एकड़ में 1 एकड़ में ऑरेंज जूस की फैक्ट्री डालिए और उसको एक्सपोर्ट कीजिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कीजिए। आज आप इकोनॉमी को तो मजबूत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरे देश के लिए फॉरेक्स भी कमाइए, क्योंकि आज आप में कैपेबिलिटी है, आपके पास रॉ मटेरियल है। दुनिया में आज घनश्याम जी, आप तो जानते हैं, आप खुद बहुत लर्नड एंकर हैं, आज मालिक कौन है? जिसके पास रॉ मटेरियल है, इन हाउस रॉ मटेरियल जिसके पास है, उसका मुकाबला जो थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल लेगा, क्या मुकाबला कर सकता है? हमने देखा किस तरीके से। उसके लिए स्टोरेज भी है हमारे पास, उसके लिए स्टोरेज है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए आज एक सरकार है जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठी हुई है। जो पिछले 10 साल में क्या किया इस सरकार ने, जहां जहां किसान भाइयों की दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कत को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन दिया। सबसे बड़ी अच्छाई सरकार की ये है, दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देन दे प्रोवाइड सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। बिल्कुल। तो दिल्ली के एसी कमरों में बैठ के योजनाएं नहीं बन रही हैं, ग्राउंड के हिसाब से योजनाएं बन रही हैं। सत्यवान जी, जो ये योजनाओं का स्वरूप बदला है, जो हम कहते हैं कि भाई अपने हिसाब से सरकार योजनाएं नहीं बना रही है, किसानों को जो जरूरत है, जो ये विकेंद्रीकरण जो सत्ता का हुआ है, ये कितना इंपैक्टफुल लगता है जब हम बात करते हैं योजनाओं के लिहाज से? सत्यवान जी को उनके हिसाब से चीजें मिल रही हैं, घनश्याम को उनके हिसाब से मिल रही हैं, आकाश जिंदल को उनके हिसाब से मिल रही हैं। तो ये क्या, ये भी एक बड़ा कारण है इस बढ़ती हुई ग्रोथ का? बिल्कुल, क्योंकि पहले तो एसी रूम में बना देते थे, वो किसान तक पहुंचने में भी नहीं पहुंची, किसान ने पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। कुछ खास आदमी उन स्कीमों का फायदा ले लेते थे, लेकिन अब आम आदमी तक वो फायदे जा रहे हैं और आम आदमी भी उनका लाभ ले रहा है। लेकिन मैं घनश्याम जी एक बात और कहूँगा आपको, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक अरबपति हैं, आकलन करके देखना, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और दूध, अन्न, फल, सब्जी, गुड़, शक्कर पैदा करने वाला किसान गरीब है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऐसा क्यों? ये ऐसा यूं था, जैसे मेरे भाई ने बताया कि पहले, अब मैं अपनी बताऊंगा, मैं गन्ना लगाता हूं, प्याज भी साथ में लगाता हूं। किसान ने जब तक कस्सी उठाई है ना, खाली कस्सी, किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू उठानी पड़ेगी, बेचना सीखना पड़ेगा। उगाना तो सीख लिया उसने, बेचना नहीं सीखा। अब बेचने वाला जो तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। अब मैं अपने गन्ने को
अपने खेत पे बेचता हूँ। वहीं पे मैंने जूस की मशीन लगाई है। मेरे पास जब ग्राहक आता है, मैंने एक मॉडल तैयार किया है, जब भी मैं ऑर्गेनिक गन्ना, आज जो प्राकृतिक मिशन है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का, वो भी भविष्य में इन्हीं का है, आगे प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा जो है भविष्य है। तो मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। तो मेरे पास जब ग्राहक आता है तो उसी के सामने मैं अपना गन्ना काटता हूँ, उसी के सामने डाल से नींबू तोड़ के और पुदीना काट के उसको अच्छे से साफ करके जब उसको ताजी गन्ने का रस पिलाऊंगा तो एक ग्राहक की संतुष्टि करोगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा। यही तो भाई उस तरफ जरूरत है आज जाओ, की। तो हमें तो वही चाहिए ऐसे जरूर किसान। पी लेना। और जब इसी गन्ने को हम मील में बेचते हैं तो वो लाख से 1.25 लाख रुपए का एकड़ है। उसी गन्ने को अगर जूस वाले को या मैं बेचता हूं तो 2.5-3 लाख रुपए का, अगर कोई जूस में निकाल दे अपने गन्ने को तो 7 से 8 लाख रुपए का बैठता है एक एकड़। उसी गन्ने से मेरी गाय का दलिया बनता है। जो छोटा गन्ना है, कोई काना हो गया तो उसको हम जूस निकाल करके अपनी गाय के दलिया में डाल देते हैं, जीवामृत बना लेते हैं, गंजीवामृत बना लेते हैं और गन्ने का सिरका भी बनाते हैं हम। अच्छा। एक ड्रम सिरके में 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 40-45 लीटर रस निकलता है और 100 रुपए लीटर मेरे खेत पे ही उसका सिरका बिक जाता है। तो ज्यादा तो मार्केट नहीं है, लेकिन मान लो हमने 200 किलो भी बेच दिया तो 1 क्विंटल गन्ने, मतलब 1 क्विंटल गन्ने में 40 लीटर अगर सिरका बन जाता तो 4,000 रुपए का हो गया 1 क्विंटल गन्ना। इस तरह से किसान अगर प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो किसान जो है स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर तो होगा। ये प्रोसेस अभी बेचारा समझ नहीं रहेगा। आ रहा है कि किसान को? देखो आस्ता आस्ता समझ में आ रहा है एक दूसरे को देखकर। अब मैं आज भी पूसा संस्थान में एक जो है प्राकृतिक खेती पे एक बहुत बड़ी जो है वो थी, उसमें मैं था भी, उसी से निकल करके आपके पास आया हूं। और उसमें जो है यही बातें हुई, जो किसान अच्छा कर रहे हैं उसके खेत पे किसानों की जो है ले जा करके जो दिखा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सत्यवान जी, सब अच्छा कर रहे हैं, कब जाएंगे हमें? मुझे तो उसका इंतजार है। नहीं, आस्ता आस्ता देखो बढ़ रहे हैं, एकदम तो सारा सब कुछ नहीं होता। अभी किसान जो है थोड़ा झिझक रहा है। अब जैसे भाई साहब ने बताया, अब मैं यहाँ एक बात और किसान साथियों से कहता हूं कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। अच्छा। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। आज वहीं आने की जरूरत है। आज बीज वाले जेब काट लेते हैं क्योंकि हाइब्रिड है। तो बीज पे भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो है 109 बीजों का उद्घाटन किया, तो बीज में भी इसका जो है ना बहुत बड़ा रोल है। बीज जब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बीज होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसमें जो है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो बीज से भी किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने। ठीक है, अनुज जी भी हमारे साथ। तो अनुज जी, एक बात जो चर्चा में निकल के आई वो ये कि किसान बोना तो जानता है लेकिन उसे बेचना नहीं जानता। आप बाजार को अच्छे से समझते हैं, क्या ये दिक्कत अभी भी वैसी ही है जो कुछ साल पहले होती थी, या थोड़ा थोड़ा सुधार आप उसमें देख पा रहे हैं? देखिए, ये समस्या अभी भी है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो पहले अगर आप देखेंगे तो क्रॉप सर्वे की अगर हम बात करें तो किसान खेत में जाता था, या फिर जो क्रॉप सर्वे कमेटी है वो पर एक खेत में जाती थी और सर्वे करके आती थी और अपने मन मुताबिक वो आंकड़े पेश करती थी। मगर आज के टाइम में जो सैटेलाइट सर्वे स्टार्ट हुआ है उससे काफ़ी हद तक आप एक क्लियरिटी पता कर सकते हैं कि किस क्रॉप में कितने एकड़ में कितनी क्रॉप लगी है, जिससे आपको एग्जैक्ट फिगर पता लगती है और आप ये आइडिया भी लगा सकते हो अगर कहीं क्रॉप खराब भी है तो आप पता लग सकते हैं। मगर अभी आज का किसान को इस सैटेलाइट क्रॉप सर्वे के बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से वो कर सकता है। तो ये अभी भी जो अवेयरनेस की बात हम हमेशा करते हैं वो अभी भी किसानों तक नहीं पहुंच पाई है और किसान अभी भी थोड़े से पीछे, जिसकी वजह से हम जो ग्रोथ हमें करनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जो किसान जो आपकी अच्छी सिटीज में किसान बैठे हैं या जो टायर 2 टायर 3 सिटी में किसान बैठे हैं वो अभी भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि सरकार ने पिछले 2 अच्छे खासे बजटों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ड्रोन के बारे में डिस्कस किया था कि ड्रोन से खेती करना शुरू करेंगे। मगर अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे खेत ऐसे हैं या बहुत सारे किसान ऐसे हैं जहां तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाई है या वो उसको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ट्रेडिशनल वे से आप कर सकते हैं। मगर जो अब नए वे आए हैं उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और जिन किसानों ने उसको यूज़ किया है उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप देखेंगे पल्सेस के अंदर ड्रोन को यूज़ किया गया तो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अगर आप ऑयल सीड्स को देखेंगे तो ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े से ट्रेडिशनल वे से हटकर अगर नई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ती है और जो किसान उसको यूज़ कर रहा है वो यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सुरेंद्र सर भी हमारे साथ हैं। तो सुरेंद्र सर, हम जब बजट को देखते हैं और उसमें हम कृषि बजट का आकलन करते हैं तो वो हमेशा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है सरकार की ओर से कि भाई सरकार कृषि को लेके, खेती किसानी को लेके, किसान को लेके बहुत सेंसिटिव है?
देखिए, सरकार सेंसिटिव है, लेकिन सरकार को जिन क्षेत्रों में अभी बजट में एलोकेशन होना चाहिए, मेरी नज़र से वो लगता है अभी कहीं ना कहीं कुछ उसमें कमी रह गई है। जैसे मैं कहूँगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके पूरे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम, और खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के पटल पर अगर देखें तो भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, लेकिन जो उसमें से निकल के आना चाहिए वो हमें अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम उससे बहुत कुछ कमा सकते हैं और दुनिया के पटल पे, दुनिया के पूरे फोरम पे हम इसको बेच सकते हैं अपनी चीज़ों को। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं। हमारे पास साइंटिस्ट हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आ रहा, नंबर एक। दूसरी बात, आपने एक चीज़ पूछी थी कि जो ग्रोथ हो रही है इस एग्रीकल्चर की, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आप सिंपल बात समझिए कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है किसान का कि जेब में पैसा आना, और किसान की जेब में पैसा आना यानी गांव में पैसा आना, और ये फ्यूल का काम करता है, वो इंजन है, वो एक तरह का इंजन है पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने वाला। अब समझिए कि 60 से 70% लोग गांवों में रहते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी, उनकी जेब में पैसा गया तो वो पैसा खर्च होता है, डबलिंग होता है, और कई गुना कई तरह से खर्च होता है। वो मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई में खर्चा होगा, उनके लिए साइकिल खरीदी जाएगी, मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी, जिनकी जिनकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से खर्च होता है। और इसका मतलब है डिमांड बढ़ती है। इतने बड़े देश में जिसमें 2/3 आबादी गाँव में रहती हो, अगर वहां से डिमांड बढ़ती है तो पूरी इंडस्ट्री चल जाएगी, पूरी इकॉनमी चलेगी। जो अभी जिंदल साहब कह रहे थे कि हमारे देश की जो जीडीपी है एक्चुअल, उसको बूस्टअप मिलेगा, ये वो बूस्टअप करेगा, ये फ्यूल का काम करेगा। जो 5.6% आपको दिख रहा है, ये जितने परसेंट बढ़ेगा उसके कई गुना ज्यादा इसका इंपैक्ट हमारे जीडीपी में जाएगा, और हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने का मतलब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए काफी है सर ये स्पीड। ग्लोबली कम्पीट करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इसको ये देख करके सिर्फ सुनहरे सपने नहीं देख सकता, ना दिखा सकता। नहीं, इसलिए बुलाए भी सर आपको। किसान को भी बहुत आगे बढ़ने के लिए, और सरकार को इस दिशा में भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब आप समझिए कि हम अपने पूरी दुनिया में हम बेचते क्या हैं। हम विश्व में पूरे अर्थव्यवस्था में देखें, जो कमोडिटी मार्केट में दुनिया के, हमारी क्या औकात है? 1% है, 1% से ज्यादा नहीं है। हाँ, 1, 2, 4 कमोडिटी का नाम ले लें जिसमें चीनी है, गेहूं है, चावल है, मसाले हैं, और कुछ फिशरी के आइटम्स हैं। और हम दुनिया का सबसे ज्यादा हम डेयरी उत्पादक देश कहे जाते हैं। बड़ा पूछ लीजिए कितना ये एक्सपोर्ट होता है। हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया के मार्केट्स के लोग हमारे यहाँ अपना उत्पाद बेचने के लिए मारामारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पोल्ट्री उत्पाद बेचने के लिए मारामारी हो रही है। हमारे प्रोड्यूस क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, सरकार ने एक योजना जरूर तैयार की है जिससे मुझे लगता है उसमें बड़ी उम्मीदें हैं। वो है कि जितने खाड़ी के देश हैं, जिनके यहाँ अनाज पैदा नहीं होता, खाद्यान्न की डिमांड जिनके यहाँ होती है, उनके बीच हमारे एक MOU हो रहा है, लगातार कई देशों के साथ हो चुका है। और इसका उपयोग हम ये कर रहे हैं कि जिन प्रदेशों में हमारे यहाँ खेती के संसाधन अच्छे नहीं हैं, उन एरिया में एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट खेती करना, उनकी डिमांड के हिसाब से खेती करना। उनको गेहूं चाहिए तो गेहूं, चावल चाहिए तो चावल, उनकी जो डिमांड है उस तरह की फसलों का उत्पादन करना, और किसान को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना, भरोसा दे देना, एश्योर्ड खरीद होगी उनकी, और वो एक्सपोर्ट होगा। जरा समझिए, डॉलर में जब पैसा किसान के जेब में जाएगा, और उन क्षेत्रों के किसानों के जो छोटे और मझले या उनके पास संसाधन की कमी है, और वहां पे खास तौर से ऑर्गेनिक खेती को खूब बढ़ावा सरकार दे रही है। उसके पीछे पर्पज यही है कि उन स्टेट्स में जहां पर हमारे यहाँ फर्टिलाइजर कम उपयोग होता है, कीटनाशकों का प्रयोग कम होता है, और प्रोडक्टिविटी, बट नेचुरल है कि अगर ऑर्गेनिक होगा तो प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी, दुनिया में आज खास तौर पर दुनिया में सबसे बड़ी डिमांड है आज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सहकारिता डिपार्टमेंट, उसने एक कंपनी, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव खोल दिया,
जो ऑर्गेनिक उत्पादों को किसान पैदा करेगा और उनके उत्पाद को एक्सपोर्ट के लिए एक अलग सोसाइटी राष्ट्रीय स्तर की हो गई है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में जो ऑर्गेनिक डिमांड आएगी प्रोड्यूस की, उसको वो एक्सपोर्ट करेगी। आज स्थिति ये बन गई है कि एफपीओ जो बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर से कोऑपरेटिव में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और वह डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर आप देखें तो वहां का जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी है, उसका रिस्पांस मतलब उल्लेखनीय है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। और उन देशों में डिमांड, जहां जहां डिमांड आ रही है इस तरह के प्रोड्यूस की, वहां वहां वो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, चलिए क्लास के टॉपर हम ना सही, लेकिन हम पिछड़े हुए बच्चे तो नहीं है, बैक बेंचर हम नहीं है, इतना तो समझ आ गया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। 2 फेज की चर्चा हुई, लास्ट का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समस्याओं से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे साथ रहेंगे, जानता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में हम कृषि सेक्टर की बढ़ती हुई ग्रोथ को समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ सरकार के उन प्रयासों को समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से ग्रोथ का यह आंकड़ा हमारे और आपके सामने है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने। आकाश चिंतल मेरे साथ है, सीनियर इकोनॉमिस्ट है और टैक्स गुरु भी है। आकाश, अगर मौजूदा परिस्थितियों को हम समझ रहे हैं, उसी में हम ऋण की भी बात करते हैं, ऋण लेना देना, ऋण माफ कर देना, और अब केसीसी, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कितना इनहेंस करता है, कितना स्ट्रेंथन करता है किसान की ताकत को? सबसे पहले केसीसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नायाब चीज है। किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट सबवेंशन है, यानी इंटरेस्ट में छूट है। अब पेमेंट की टर्म्स बहुत अच्छी हैं, तो केसीसी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। ऋण की जो समस्या है, एक वक्त था कि जो है सूदखोर लोग ऋण लेते जो है बहुत ज्यादा उससे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो किसान भाइयों की, हमारे अन्नदाता की कमाई कम हो जाती थी। आज सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है, उससे जो है उसके लिए जो कैपिटल है, उसके लिए जो फंडिंग है, वो काफी इजी होती जा रही है। हालांकि इससे भी ज्यादा इजी हो सकती है, तो एक प्रैक्टिकल चीज जो है किसानों के लिए बनती जा रही है। दूसरा एक और चीज बताऊंगा, कर्जदार तो नहीं हो जाएगा किसान अब? देखिए यही आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आज किसान की जो प्रोडक्टिविटी है, आज जो कमाई है, अगर हम उसे बढ़ाते रहेंगे तो मेरा अन्नदाता तो एक दिन ये कहेगा कि भाई साहब मुझे कर्ज की जरूरत ही नहीं। वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उसे कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि अब उसको जरूरत है अपने एग्रीकल्चर को मार्केट से लिंक करने की। आज देखिए भाई साहब ने कितना अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने रखा, सत्यवान जी ने, कि किस तरीके से प्रैक्टिकली एग्जिबिट कर रहे हैं चीज को। और मैं मुबारकबाद दूंगा डीडी किसान को, घनश्याम जी आपको, कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कर रहे हैं। तो आज जिस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि अब कमर्शियल फार्मिंग के लिए किसान भाइयों के साथ बैठ के कैप्सूल कोर्स किए जाए, उनके साथ मीटिंग्स की जाए, खेतों में जाके उनकी अपनी भाषा में, कि इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हो। देखिए एग्रीकल्चर लॉज आए, वो तो की जा रही है आकाश जी। उसको जो है उस तरीके से बताया जाए कि भाई साहब आप अगर इस चीज को प्रोड्यूस कर लेते हो, आप अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेते हो, छोटा सा प्लांट लगा लेते हो, तो आपकी कमाई इतनी बढ़ जाएगी कि कर्जे की डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डिस्कशन आकाश लगातार हो रहा है। और तो कृषि मंत्रालय का तो एक स्पेशल शो डीडी किसान के साथ आता है, जो कृषि चौपाल है। अभी पटना हम लोगों ने लास्ट किया, दरभंगा हम जा रहे हैं, वहां भी हम शो कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मंच पे कई साइंटिस्ट एक साथ बैठते हैं और चौपाल में किसान होते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। उसी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने की कोशिश कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय कर रही है। लगातार ये एफर्ट किया जा रहा है और डीडी किसान में वंस इन अ मंथ के शो भी जा रहा है। आकाश, आपके मुंह में देसी घी का लड्डू, जो काम होना चाहिए प्रैक्टिकली डीडी किसान और घनश्याम जी आप कर रहे हो। बिल्कुल एज एन इकोनॉमिस्ट मैं दुनिया भर के चैनल्स पे आता हूं, मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल काम कर रहे हो।
और हमारा कृषि मंत्रालय भी, और जैसे आप कह रहे हो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, कि वहां जाके उनके साथ ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जा रही है, यही तो चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर लॉज आए, अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा क्या सही थे नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन नहीं हो पाई। कुछ हमारे किसान भाइयों को जिनके साथ में बैठा, उनको कुछ कम्युनिकेट ही और कर दिया गया। जब मैंने उनसे बातें सुनी तो वो कुछ और ही स्वरूप था। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, किसान भाइयों को किया जाए, बताया जाए कि भाई साहब इससे बैठ के समझ तो लो कि आपकी कमाई कितनी बढ़ रही सही बात है। है। तो वो किसान हमारा डिमांड जनरेट करेगा, वो किसान हमारा बड़ी गाड़ी लेगा, वो किसान हमारा अपना बढ़िया घर बनाएगा, उसके पास लाख रुपए वाला मोबाइल होगा, वो अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए विदेशों में भेजेगा। और साथ में आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही है कि कर्जा तो वो कहेगा भाई साहब जिसका जो कर्जा है ले जाओ, खत्म, मुझे कर्जा नहीं चाहिए। कल को हो सकता है वो इंडस्ट्रियल गाय कहे कि साथ एक फाइनेंस कंपनी भी खोल लेता हूं, जिसको चाहिए माइक्रो फाइनेंस मेरे पास आ जाए। तो हमारा किसान तो बहुत पावरफुल, बहुत सशक्त हो सकता है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, बस अप्रोच ये है कि सही डायरेक्शन में वो चलता रहे और उसको मार्केट लिंक। देखिए फसलों के प्राइस तो कर दिए गए, किसान की जो माइंडसेट है, उसका जो सोच है, वो भी हम मार्केट लिंक करें कि भाई साहब देखिए 60s और 70s में जिस तरीके से आप खेती कर रहे थे, उससे थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। जैसे हर प्रोफेशन में, हर काम धंधे में थोड़ी बदलाव आया है वो, और खासकर सरकार का जो ये एक तरह का कम्युनिकेशन है ना, सरकार ने, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने जैसे कृषि मंत्री साहब की बात कही, एक मैसेज किसान भाइयों को दे दिया। एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। ये मैसेज जो सरकार कम्युनिकेट करती जा रही है ना, इसका बहुत फायदा हो रहा है। और बजट क्या होता है, अगेन एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, तो वो वाला बजट इस बार लगातार बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज है कि लोगों को सही तरीके से इंटेग्रेट करना, जोड़ना, चीजें कम्युनिकेट करना और उसको प्रैक्टिकल आउटपुट देना। ये जीएसटी कलेक्शन में जो आपको बता रहा हूं 1.96 लाख करोड़, कहां से है? रूरल इंडिया से है। आज डिमांड कहां से होती है? 10 सेकंड और लूंगा। डिमांड और कंजम्पशन आज बढ़ रही है रूरल इंडिया से। आप कंपनियों की ऐड देख लीजिए टीवी पे, सारे रूरल मार्केट को टैप कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए हमारा अन्नदाता कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और आकाश, इतनी फिल्मों के नाम बता दिए नहीं, जब यूट्यूब पे शो आएगा तो कमेंट में बहुत सारे लोग कहेंगे आकाश हम दिल दे चुके सनम। अरे क्या बात है, क्या बात। ठीक है, हमारे साथ अनुज जी भी हैं। तो अनुज जी, असल में जब हम मांग और आपूर्ति की बात करते हैं, फिर हम बीज की भी बात करते हैं, हम बात करते हैं उर्वरकों की बात करते हैं, हम उत्पादन की बात करते हैं, तो क्या सारे एरिया में आप देख पा रहे हैं कि वो संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा है जो वाकई होना चाहिए और उसी का इंपैक्ट है ये 5.6% की ग्रोथ? जी बिल्कुल। देखिए अगर आप देखेंगे तो हेक्टेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने प्रोक्यूरमेंट करी है वो बढ़ी है। करीबन अगर आप पैडी का एग्जांपल देंगे, करीबन 7,000 लाख मीट्रिक टन सरकार ने प्रोक्यूरमेंट किया है। वीट के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,000 लाख टन के आसपास सरकार ने प्रोक्यूरमेंट किया। तो जो प्रोक्यूरमेंट बढ़ा है वो तभी बढ़ा है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और प्रोडक्टिविटी तब बढ़ी है जब हेक्टेयर पर हेक्टेयर एकरेज बढ़ी है, और हेक्टेयर तब बढ़ी है जब कहीं ना कहीं उर्वरक जो है किसानों को मिला है और कम कॉस्ट पे मिला है। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो एमएसपी इंक्रीज हुआ है उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे किसानों को डबल जो इनकम है वो यहाँ पर किसानों की हुई है, और एमएसपी बढ़ने की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। अभी हमने देखा पिछले 2-3 सालों में मोटे अनाजों की बहुत डिमांड बढ़ी है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो मिलेट्स के ऊपर ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं उससे किसानों की इनकम बढ़ी है। अब सरकार देखिए एडिबल ऑयल मिशन को लॉन्च कर रही है, क्योंकि उनका टारगेट है कि 2031 तक आत्मनिर्भर बनना है। तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी सरकार अग्रसर है। वहीं अगर आप देखेंगे 2029 तक कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये चाह रही है कि पल्सेस में हम आत्मनिर्भर हो, हम बिल्कुल इंपोर्ट खत्म कर दें। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रोल है सरकार का। तो जो चीजें चल रही हैं बिल्कुल अब टेंडम में चल रही हैं इस टाइम। अब सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि किसानों तक बात पहुंचे, और किसान अब धीरे धीरे उसकी तरफ बात पहुंच रही है, और किसान धीरे धीरे अब उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। तो फिर आप अनुज, सरकार और किसान के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप जिसको लेके कई लोग बहुत हल्ला उठाते रहे, सड़कों पे बैठ जाते हैं, विरोध भी करते थे, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, क्या वो गैप अब खत्म हो गया या वो था ही नहीं, वो बेकार का हल्ला था? देखिए मैं तो कहूंगा कि वो था ही नहीं, वो एक आर्टिफिशियल क्रिएट था, जो कि अगर आप देखेंगे तो अब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अब उतना नहीं है जितना पहले आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया था। तो कुछ चीजें होती हैं, ईयरली फंक्शन होता है, वो तो होता रहता है इनका। हाँ। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो वो एक ऐसी चीजें जो कि आपकी हमेशा से ही होंगी, चाहे आप अच्छा काम करोगे तब भी होंगी, और अगर आप नहीं करोगे तब भी होंगी। तो उनको तो मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट कर देना चाहिए, और ध्यान रखना है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए जहां पर हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन सत्यवान जी, सरकार जो वादा कर रही है वो निभाती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि हमने अभी डीएपी के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि सरकार ने वादा किया भाई सस्ती मिलेगी, तो सस्ती मिली। क्या उसके लिए फिर एक्स्ट्रा बजट लिया गया, एलोकेट किया गया, फंड्स को बढ़ाया गया?
तो जो वादा किया वो निभाया जाना कितना जरूरी है, क्योंकि अक्सर तो लोग वादे इसलिए करते हैं कि तोड़ दिए जाते हैं बहुत आसानी से। हाँ नहीं, वादा जो किया था जैसे डीएपी पे, इस पे काफ़ी जो है किसान पे भार पड़ने वाला था, वो हाँ। पीछे इन्होंने रात दी। और जो माननीय शिवराज जी से हम एक बार मिले थे, तो दिल्ली में जो भारत सरकार से मिलने वाली जो सुविधा थी वो दिल्ली का किसान वंचित था। हाँ। तो उनसे हमने बात की, उन्होंने आतिशी जी को 2 लेटर लिखे थे, वो ओपन भी हुए थे, सोशल मीडिया पे काफी हमने शो भी किया था उस पे। हाँ, शो भी किया होगा आपने। तो अब जो है ये बजट आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता ने और प्रवेश वर्मा ने सचिवालय में कई सौ किसानों को बुला करके, मैं भी था उसमें। अच्छा। और उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसमें किसानों की सलाह ली गई। हमने इसमें बजट में क्या, और ट्रैक्टर जो किसान का कमर्शियल में आता था दिल्ली में, और जो है उसमें 10 साल में ही ट्रैक्टर को उठा लेते थे, तो उससे अगले दिन ही अखबार में आ गई थी कि कृषि यंत्रों पर जो है अब कोई भी उसमें नहीं उठाएगा। और अभी उस पर कानून तो नहीं बना, लेकिन उन्हें वर्गली तौर पर उनको कह दिया है। और जैसे हमारे को जो भारत सरकार से जो सुविधा नहीं मिली थी, उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये सारे लागू करूंगी। और एक लैंड पूलिंग पॉलिसी जो हमारी अधर में लटकी हुई थी, अब किसान खाली सब्जी और गन्ना या वो धान नहीं उगाएगा, अब फ्लैट भी उगा पाएगा अपने खेतों में, अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी क्लियर हो जाती है। बिजली भी उगा पाएगा सोलर योजना के तहत। और एक बार मेरे याद आती है कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते थे, कुछ किसान, गन्ना किसान उनके पास गए थे, अगर भाई हमारे गन्ने के रेट बढ़ाओ, तो उन्होंने टोपी उतार के उनसे कहा था कि इसमें भी लगा दो गन्ना। अरे गन्ना ही जरूरी है क्या है, जिस चीज की डिमांड है उस चीज को लगाओ। तो ये बिल्कुल सही कहा कि भाई हमने जो है पीछे मैंने गन्ना लगा, गन्ने में ऐसे अच्छे पैसे भी कमाए। अच्छा। लेकिन बीच में 2 साल में सबने गन्ना लगाना शुरू कर दिया, मैंने गन्ने से पीछे हट गया, मैंने दूसरी फसल लगाई, अब फिर लोग पीछे हट गए, मैं फिर गन्ने पे आ गया। तो किसान ने मार्केट की चाल को समझना होगा, क्या जरूरत है और मार्केट क्या चाह रहा है। तो इसके लिए कुछ कैंपेनिंग होनी चाहिए, कार्यक्रम भी होने चाहिए। कार्यक्रम केवीके में कुछ इंपॉर्टेंट रोल और बढ़ने चाहिए। तो किसान की पाठशाला है, वहीं से हमने कई ट्रेनिंग की। और जो है जैसे मैं नर्सरी से लेकर और लास्ट तक मेरा अपना व्यापार है। जब मेरे पास प्याज कोई खरीदने आता है खुद मेरे फार्म पे, तो मैं बाहरी हूं, मैं कहीं बेचने जाता हूं तो मैं हड़का हूं, क्यों, अपनी गरज में गया हूं। तो ये भी किसान ने समझना पड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र सर, असल में जब मुसीबत की बारिश होती है, तो बारिश कितनी तेज हो रही है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस बारिश से बचाने वाला छाता किसके हाथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। जब ये छाता प्रधानमंत्री खुद पकड़ लेते तो क्या लगता है, उम्मीद, विश्वास, प्रेरणा, उत्साह, ये सब बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो फिर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट ऐसी होती है। देखिए, प्रधानमंत्री भरोसा की एकदम भरोसा, सब में भरोसा, हर एक में भरोसा है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। जो कहा वो किया। किसानों ने उन पर पूरा भरोसा किया है। सही बात है। यही वजह है कि जब वो जिस चीज के लिए अपील करते हैं, किसान उस ओर झुक जाता है कि पूरा देश करता है सर, किसान भी पूरा देश ही, किसान मैं कह रहा हूं पूरा देश करता है। कि आज किसान की बात करूंगा। अब सोचिए, किसानों ने एक बात कही कि भाई केसीसी का नाम है, सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ किसानों को दिया जाता है। ठीक बात है। डेयरी वालों को दिया नहीं जाता, फिशरी को नहीं दिया जाता, पोल्ट्री को नहीं दिया जाता, बागवानी करने वाले को नहीं दिया जाता। तो अभी हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि खेती अकेले खेती नहीं है। हमारे संस्कार में जो हमारी इंडिया में जो भारत में खेती होती है, उसका नाम खेती बाड़ी है। खेती अकेले नहीं है, खेती के साथ जुड़ा हुआ जितना भी उद्यम है वो खेती का पार्ट है। इसीलिए कंप्लीट अगर समग्रता में, व्यापकता में खेती को देखें तो जितने भी चीजें हैं उनको एक साथ करके देखें जाए। और ये जो ग्रोथ है, ये उसी 5.6 की जो ग्रोथ है वो व्यापक कंप्लीट समग्रता में है। तो प्रधानमंत्री ने पहला काम किया कि केसीसी के दायरे में उन्हें भी किसान माना जो डेयरी का काम करते हैं। हाँ। और जो फिशरी का काम करते हैं, यानी जो मछुआरे हैं। सोचिए 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी सीमाएं हैं, तटीय, समुद्री तटीय, जहां पर मछुआरे बसते हैं। और वो बहुत गरीब होते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं। सही बात है। और ऐसे लोगों को किसान मान के उनको केसीसी के दायरे में लाना, ये कितना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे लोगों को भी किसान माना जो दूसरे की जमीन पे खेती कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, जो दूसरे की बटाई पे जो खेती, उनको भी किसान माना है उन्होंने। मैं सबसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो दायरा बढ़ाया खेती किसानी का, सही बात है, वो एक बड़ी चीज थी। दूसरी चीज की खेती किसानी को सिर्फ गेहूं चावल पैदा करने वालों को या गन्ना पैदा करने वालों को सिर्फ किसान नहीं मानते। ठीक बात है। सारे चीजों को जो एक साथ है, कंप्लीट खेती बाड़ी करने वालों को, उनको एक साथ माना। दूसरी बात, एक बात अभी हुई है
कि जो सरकार जो पैदा करते हैं किसान, उनके लिए उचित मूल्य दिलाना, उनको लाभ तभी होगा जब उसका मूल्य मिलेगा। अधिक उत्पादन करना भी बहुत घातक है किसान के लिए, कम उत्पादन तो घातक है ही है। ऐसे में किसान करेगा, अधिक पैदा करे तो रोए और कम पैदा करे तो रोए, यानी अधिक पैदा करेगा तो मूल्य घट जाएगा और कम पैदा करेगा तो कम सही बात है, सही बात है। ऐसे में किसानों को सपोर्ट चाहिए था सरकार को, जो सरकार ने इसको दिया, आश्वस्त किया कि नहीं, सबसे पहले हम आपकी लागत घटाएंगे, सारी चीजें जितनी भी चीजें होती हैं इनपुट की, सीड है, बीज है, मतलब बीज से लेके कीटनाशक, जितनी भी चीजें होती है सब कुछ दिया। इवन देन की महंगी चीजें जो मशीनरी है, एग्री मशीनरी है, ये महंगी चीजें होती हैं, हर किसान नहीं खरीद सकता, इसके लिए बाकायदा हायर सेंटर बना दिया कि उन हायर सेंटर से आप ले सकते हैं। अब जितने भी नए टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, किसान छोटा कैसे उसको उठाए, सरकार ने इसका भी प्रबंध कर रखा है, एफपीओ बना के छोटे किसानों को, ताकि उनको ताकत दे और उनके उपज को, मूल्य को, मैं कहता हूं सरकार जो खरीद रही है, मैं उसका बहुत पक्षधर नहीं हूं, मैं कहता हूं सरकार तब खरीदे जब कोई ना खरीदे। इसका मतलब कि बाजार में, यही वजह है कि बाजार में अब बाजार के मुकाबले अच्छा मूल्य मिलने लगा है। ठीक है, लेकिन सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, ये भरोसा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समय मेरे पास इतना ही सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरह हम भी सिर्फ कहते नहीं है, करते भी हैं, और हर मंगलवार और गुरुवार को मेरी और आपकी मुलाकात होती है शाम 6 बजे सच के साथ में। अगली मुलाकात में एक नए विषय के साथ ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का लिंक आपके पास होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये शो कैसा लग रहा है और किन विषयों पे ये शो आप देखना चाहते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।